राम राम जी, सभी को स्वागत करते हैं आपका आपके अपने YouTube चैनल मोर ग्रुप एकेडमी में। लेकर आए हैं आपके लिए टॉपिक वाइज वन लाइनर क्वेश्चनों की सीरीज जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज का हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। ग्रास नली को क्या कहते हैं? तो ग्रास नली को ईसोफेगस कहते हैं। ट्रिप्सिन एंजाइम किस पोषक तत्वों को पचाता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाता है। अग्नाशय से कौन सा एंजाइम निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट्स को पचाने में मदद करता है? तो ये निकलता है अमाइलेज। जठर रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं जो पाचन क्रिया में मदद करते हैं? तो ये पाए जाते हैं रेनिन, जठर लाइपेस और पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शरीर में दूध अंदर जाते ही किस एंजाइम की वजह से फट जाता है? तो ये फटता है रेनिन की वजह से। शरीर में दूध अंदर जाते ही रेनिन की वजह से फट जाता है। आगे करते हैं। इंसुलिन कहाँ या किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इंसुलिन अग्नाशय की लैंगरहैंस से स्रावित होता है। एंटी डायबिटिक हार्मोन्स किसे कहते हैं? तो इंसुलिन को कहते हैं एंटी डायबिटिक हार्मोन्स। आंत किस क्रम में होती है? तो ये क्रम है आंत का डिड्यूनम, जेजुनम, इलियम, कोलन और रेक्टम। आगे करते हैं। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? तो मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। पाचन तंत्र में जाने वाली नाड़ियां कौन सा रासायनिक पदार्थ छोड़ती है? तो पेप्सिन एंजाइम छोड़ती है पाचन तंत्र में जाने वाली नाड़ियां। आगे करते हैं। शरीर का वह भाग जहां से बाइल निकलता है? तो ये निकलता है यकृत से। शरीर में पानी का संतुलन कौन बनाए रखता है? तो शरीर में पानी का संतुलन गुर्दे बनाए रखते हैं। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज एंजाइम कहाँ से निकलते हैं? तो ये निकलते हैं डोडिनम से। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज एंजाइम कहाँ से निकलते हैं? ये निकलते हैं डोडिनम से। शक्कर की बीमारी होने का क्या कारण है? तो इसका कारण है पैनक्रियाज ग्रंथि का खराब होना। डायबिटीज की बीमारी होने का कारण है पैनक्रियाज ग्रंथि का खराब होना। वसा शरीर में किस रूप में संचित रहती है? तो ये रहती है ग्लिसरीन और फैटी एसिड के रूप में। वसा शरीर में ग्लिसरीन और फैटी एसिड के रूप में संचित रहती है। आगे करते हैं। प्रोटीन शरीर में किस रूप में एकत्रित रहता है? तो ये रहता है अमीनो एसिड के रूप में। प्रोटीन हमारे शरीर में अमीनो एसिड के रूप में एकत्रित रहता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में एकत्रित रहता है? तो ये रहता है ग्लूकोज के रूप में। आलू का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो ये होता है अमाइलेज। आलू का पाचन करने वाला एंजाइम अमाइलेज होता है। आगे करते हैं। शरीर अभ्यास से पाचन तंत्र पर मुख्य रूप में क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर है आंतों की मालिश से पोषक पदार्थों का अवशोषण बढ़ना एवं चयापचय क्रिया में सुधार होता है। अमाइलेज एंजाइम क्या कार्य करता है? तो ये करता है शर्करा तथा स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। अमाइलेज एंजाइम शर्करा तथा स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। आगे करते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स जलने पर कितने किलो कैलोरी प्राप्त होती है? तो ये होती है 4.1 किलो कैलोरी। 4.1 किलो कैलोरी प्राप्त होती है 1 कार्बोहाइड्रेट्स के जलने पर। 1 ग्राम वसा जलने पर कितने किलो कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ये होती है 9.1 किलो कैलोरी। 1 ग्राम प्रोटीन जलने पर कितने किलो कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ये होती है 4.1 किलो कैलोरी। बॉडी बिल्डर न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं? तो प्रोटीन को बॉडी बिल्डर न्यूट्रिएंट कहते हैं। ऊर्जा देने वाला न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं? तो ऊर्जा देने वाले न्यूट्रिएंट्स का नाम है कार्बोहाइड्रेट्स।
खिलाड़ी को अपने भोजन में कौन सा पोषक तत्व अधिक खाना चाहिए? तो खिलाड़ी को अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज़्यादा लेनी चाहिए। आगे करते हैं, शरीर का कौन सा पोषक शरीर के विकास में सहायक है? तो प्रोटीन सहायक है शरीर के विकास में। एक छोटे बच्चे को भोजन में किसकी गहन आवश्यकता होती है? तो ये होती है प्रोटीन की। पैनक्रियाटिक रस कहाँ से, पैनक्रियाटिक रस क्या होता है? तो ये एंजाइम होता है। मेटाबॉलिज्म का संबंध किस तंत्र से है? तो मेटाबॉलिज्म का संबंध है पाचन तंत्र से। मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? तो ये करती है थायराइड ग्रंथि। विलाई किस तंत्र का भाग है? तो विलाई पाचन तंत्र का भाग है। आगे करते हैं, छोटी आंत के किस भाग में पचा हुआ खाना सम्माहित होता है? तो ये होता है विलाई में। ग्लूकोज और अमीनो एसिड को विलाई में कौन सम्माहित करता है? तो ये करता है रक्त नलिकाएं। गाल ब्लेडर से कौन सा पदार्थ निकलता है? तो ये निकलता है बाइल। 24 घंटे में कितना बाइल रस गाल ब्लेडर से निकलता है? तो ये निकलता है 1.5 से 1 लीटर। स्टोर हाउस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं लीवर को। स्टोर हाउस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लीवर को कहते हैं। लीवर में कौन सा पोषक तत्व स्टोर होता है? तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट्स। मानव शरीर में भोजन सबसे पहले कहाँ पचता है? तो ये पचता है मुंह में। मानव शरीर में सबसे पहले भोजन मुंह में पचता है। छोटी आंत किन 3 भागों से मिलकर बनी है? तो ये बनी है जेजुनम, इलियम और ड्यूडेनम से। बड़ी आंत किन किन भागों से मिलकर बनी है? तो ये बनी है कोलन से और रेक्टम से। मानव शरीर के पाचन तंत्र में कौन सी ग्रंथियां आती हैं? तो ये आती है लीवर, लार ग्रंथि और पैनक्रियाज। मानव शरीर की लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये पाया जाता है टाइलिन एंजाइम। मानव शरीर की लार ग्रंथि में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। छोटी आंत का वह भाग जो पेट के तुरंत बाद शुरू होता है तो वो होता है ड्यूडेनम। भोजन में गृहीत प्रोटीन सबसे पहले कहाँ पचता है? तो ये पचता है पेट में। भोजन में गृहीत प्रोटीन सबसे पहले पेट में पचता है। एक वयस्क मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो ये होती है 6.5 मीटर। ग्रास नली को क्या कहते हैं? तो ग्रास नली का नाम है ईसोफेगस। आगे करते हैं, ग्रास नली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रास नली को ग्लेट के नाम से जाना जाता है। मनुष्य का भोजन कहाँ पचता है? मनुष्य का भोजन छोटी आंत में पचता है। लाइपेज एंजाइम किसके पाचन में मदद करता है? तो लाइपेज एंजाइम वसा के पाचन में मदद करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम किस पोषक तत्व को पचाता है? तो ये पचाता है प्रोटीन को। अग्नाशय में कौन सा एंजाइम निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट्स को पचाने में मदद करता है? तो ये करता है अमाइलेज। अतिरिक्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस भाग में एकत्रित होती है? तो ये होती है लीवर में। आगे चलते हैं, जठर रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं जो पाचन क्रिया में मदद करते हैं? तो ये करते हैं रेनिन, जठर लाइपेज और पेप्सिन। रेनिन, जठर लाइपेज और पेप्सिन। जठर रस से कौन सा एसिड निकलता है? तो ये निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठर रस से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड निकलता है। इलियम कौन से तंत्र का अंग या भाग है? तो ये है पाचन तंत्र का। शरीर में दूध अंदर जाते ही किस एंजाइम की वजह से फट जाता है? तो ये फटता है रेनिन की वजह से। इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ये अग्नाशय से स्रावित होता है इंसुलिन। अग्नाशय की लैंगरहैंस से इंसुलिन स्रावित होता है। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? तो ये होता है इंसुलिन की कमी से। पाचन तंत्र को नियंत्रित करने में नाड़ियाँ कहाँ से पाचन तंत्र में पहुँचती हैं? तो ये पहुँचती है मस्तिष्क के अचेतन भाग व मेरुदंड से। मस्तिष्क के अचेतन भाग व मेरुदंड से। पाचन तंत्र में जाने वाली नाड़ियाँ कौन सा रसायन पदार्थ छोड़ती हैं? तो ये छोड़ती हैं एसिटिलकोलाइन और एडिनेलाइन। कोलन किस तंत्र का भाग है? तो ये है पाचन तंत्र का भाग। शरीर का वह भाग जहाँ से बाइल निकलता है तो ये है यकृत।
ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज एंजाइम कहाँ से निकलते हैं? तो ये निकलते हैं ड्यूडेनम से। शर्करा की बीमारी होने का क्या कारण है? तो ये है पैनक्रियाज ग्रंथि का खराब होना। पैनक्रियाज ग्रंथि का खराब होना। आगे करते हैं, आंत्रस को किस नाम से जाना जाता है? ये है सक्स इंट्रिगस। वसा शरीर में किस रूप में संचित होती है? तो ये होती है ग्लिसरीन और फैटी एसिड के रूप में। प्रोटीन शरीर में किस रूप में एकत्रित होता है? तो ये होता है अमीनो एसिड के रूप में। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में एकत्रित रहता है? तो ये रहता है ग्लूकोज के रूप में। कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लूकोज के रूप में एकत्रित रहता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितने लीटर रक्त होता है? तो ये तो होता है 5 से 6 लीटर। पाचन क्रिया मुख्य रूप से कौन सी आंतों में होती है? तो सबसे ज़्यादा छोटी आंत में होती है पाचन क्रिया। मानव शरीर में यकृत का मुख्य कार्य क्या है? तो ग्लूकोज संग्रहण। मानव शरीर में यकृत का मुख्य कार्य है ग्लूकोज संग्रहण करना। मानव शरीर का कौन सा अंग पंप के समान कार्य करता है? तो ये करता है हृदय। मानव शरीर की ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? तो मानव शरीर की ज्ञानेंद्रियां हैं आँख, कान, जीभ। पीयूष ग्रंथि द्वारा मानव शरीर में किसका नियंत्रण होता है? तो ये होता है अन्य ग्रंथियों के कार्यों में सहयोग करना। पीयूष ग्रंथि का कार्य है अन्य ग्रंथियों के कार्यों में सहयोग करना। आगे चलते हैं, डीएनए का पता किसने लगाया था? तो ये लगाया था वाटसन एवं क्रिक ने। गेहूं, अंडे की जर्दी व दूध किस विटामिन के अच्छे स्रोत हैं? तो ये है विटामिन ई के। पालक, सोयाबीन, सुअर का यकृत किस विटामिन के अच्छे स्रोत हैं? तो ये है विटामिन के। विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो ये होता है रक्त जमने में समय लगता है। विटामिन के की अगर कमी होती है शरीर में। नाइट्रोजन केवल एक पोषक में पाया जाता है? तो नाइट्रोजन प्रोटीन में पाया जाता है। मोनोसेकेराइड्स है। आगे करते हैं, मोनोसेकेराइड्स है तो ये है कार्बोहाइड्रेट्स। वसा का उत्तम स्रोत है मक्खन। प्रोटीन का उत्तम स्रोत है सोयाबीन। स्टार्च का उत्तम स्रोत है ये है गेहूं। स्टार्च का उत्तम स्रोत क्या है? गेहूं। मछली का तेल, दूध तथा डेयरी उत्पादन उत्तम स्रोत है, ये सभी है विटामिन ए के स्रोत। एक सामान्य व्यक्ति में कितना कैल्शियम होता है? तो ये होता है 16 से 17 ग्राम। आगे करते हैं, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो रिकेटस बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से। रिकेटस बीमारी किसकी कमी से होती है? तो ये होती है विटामिन डी की कमी से। रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। वह पोषक जो प्रोटीन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन बनाता है तो ये है आयरन। आयरन प्रोटीन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन बनाता है। वह विटामिन जो कई कोशिकाओं को आपस में बांध कर रखता है तो वो है विटामिन बी। प्रोटीन किसको बनाने में सहायक होता है? तो ये सहायक होता है मांसपेशी ऊतक को बनाने में सहायक। आगे करते हैं, सूर्य की रोशनी किस विटामिन का मुख्य स्रोत है? तो ये विटामिन डी का। सूर्य की रोशनी विटामिन डी का स्रोत है। ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी की होती है, ये होती है हड्डी में। ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी हड्डी में होती है। विटामिन तथा खनिज लवण किसके कारक हैं? तो ये है रक्षा प्रदान करने वाले। विटामिन और खनिज लवण रक्षा प्रदान करने वाले तत्व हैं। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को बनाता है क्रियाशील व स्वस्थ। अच्छे स्वास्थ्य की पहचान क्या है? दृढ़ मांसपेशियां। आगे करते हैं, शरीर को रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं तो इसको कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। भारतीय क्षय रोग संघ की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1939 में। भारतीय क्षय रोग संघ की स्थापना 1939 में की गई थी। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में हुई थी। स्वास्थ्य संबंधी पाठ्य कार्यक्रम को विद्यालय में सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था फ्रांस में।
रक्त में पाई जाने वाली शर्करा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है सुक्रोज। आगे चलते हैं। एक वृद्ध व्यक्ति को आहार कैसा देना चाहिए? तो ये होता है सुपाच्य प्रकार का। एक वृद्ध व्यक्ति को सुपाच्य प्रकार का भोजन देना चाहिए। वसा के प्रति ग्राम से प्राप्त ऊर्जा कितनी होती है? तो ये होती है 9.1 किलो कैलोरी। WHO की हेल्थ की अवधारणा किस पर फोकस करती है? तो ये करती है सबकी भलाई के अर्थ के रूप में स्वास्थ्य है। रक्तस्राव विरोधी विटामिन है? तो विटामिन के रक्तस्राव विरोधी है। WHO की स्थापना कब हुई? तो 7 अप्रैल 1948 को WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई। मृदुल अस्थि रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन डी की कमी से। कौन सा पोषक शरीर की वृद्धि में सहायक है? तो प्रोटीन शरीर की वृद्धि में सहायक है। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है? तो गाजर विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। आगे करते हैं। मधुमेह किसमें खराबी के कारण आता है? तो मधुमेह पैनक्रियाज में खराबी के कारण होता है। संक्रामक रोग है? तो छोटी माता, काली खांसी और एड्स सभी संक्रामक रोग हैं। कैरोटीन पिगमेंट से किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन ए का निर्माण होता है। स्वास्थ्य संपूर्ण तंदुरुस्ती की अवस्था है, न कि केवल बीमारी या कमजोरी की अनुपस्थिति। यह वक्तव्य है? तो ये वक्तव्य है WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। एड्स किसको इंगित करता है? तो एड्स इंगित करता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम को। रक्त को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? तो रक्त को ऑक्सीजन मिलती है फेफड़ों से। रैबीज रोग होता है? तो कुत्तों के काटने से होता है रैबीज रोग। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में एकत्रित नहीं होता? तो हमारे शरीर में विटामिन सी एकत्रित नहीं होता। आगे करते हैं। तंत्रिका सूत्रों में विभिन्न संवेदनाओं के आने ले जाने का महत्वपूर्ण कार्य करता है? तो ये करता है पोटेशियम। बांझपन रोधी विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन ई को बांझपन रोधी विटामिन कहते हैं। राइबोफ्लेविन किसमें पाया जाता है? तो राइबोफ्लेविन दूध में पाया जाता है। कजीरोथैलेमिया नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन डी की कमी से। किस विटामिन की प्रचुरता से स्कर्वी रोग ठीक हो जाता है? तो विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग ठीक हो जाता है। प्रमाणन अधिनियम चिन्ह कब चला गया था? ये चला गया था 1952 में। आगे करते हैं। क्लास ए प्रोटीन किसे कहते हैं? तो एनिमल प्रोटीन को क्लास ए प्रोटीन कहते हैं। एनिमल प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? तो एनिमल प्रोटीन होते हैं मायोसिन, जो मांस व मछली से पाया जाता है, मछली में मिलता है। एल्बुमिन अंडे के सफ़ेद वाले पदार्थ तथा दूध से मिलता है। और कैसिनोजन दूध से मिलता है। क्लोलिन रक्त से मिलता है तथा बेटलिन यह अंडे के बीच वाले पीले पदार्थ से मिलता है। आगे करते हैं। क्लास बी प्रोटीन किसे कहते हैं? तो क्लास बी प्रोटीन वेजिटेबल प्रोटीन को कहते हैं। वेजिटेबल प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? तो वेजिटेबल प्रोटीन होते हैं ग्लूटेन, जो अनाज से मिलता है, और लेग्यूमिन यह दालों से मिलता है। आगे करते हैं। प्रोटीन किसका बना होता है? तो प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड का। आगे करते हैं। मोनोस्कैरिडियाज में कौन कौन से शुगर आते हैं? तो आते हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज। डाइस्कैरिडियाज में कौन कौन से शुगर आते हैं? तो ये आते हैं सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। आगे करते हैं। लैक्टोज किससे बनता है? तो ये बनता है दूध से। लैक्टोज दूध से बनता है। सुक्रोज किससे बनता है? तो सुक्रोज बनता है गन्ने से। फ्रुक्टोज किससे बनता है? तो ये बनता है फल और शहद से। स्टार्च किन चीज़ों से मिलता है? तो स्टार्च मिलता है अनाज, जड़ वाली सब्जियां, सेलुलोज, तने वाली सब्जियां। ग्लाइकोजन कहाँ पर स्टोर रहता है? तो ये स्टोर रहता है लीवर तथा मांसपेशियों में। फैट्स किससे बनता है? तो फैट्स बनता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। फैट्स शरीर में किस रूप में जमा रहता है? तो ये रहता है एडिपोस टिश्यूज के नीचे फैटी एसिड तथा ग्लिसरीन।
पानी की कमी से क्या होता है? तो पानी की कमी से डिहाइड्रेशन हो जाता है। पानी की कमी से डिहाइड्रेशन हो जाता है। कैल्शियम के स्रोत क्या क्या हैं? तो कैल्शियम के स्रोत हैं दूध, अंडा, पनीर और सब्जियां। कैल्शियम क्यों आवश्यक है? तो कैल्शियम आवश्यक है हड्डियों की मजबूती के लिए और रक्त का थक्का जमाने के लिए। आगे करते हैं। ऑपरेशन के दौरान खून न बहे, इसके लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? तो ये दिया जाता है विटामिन के का इंजेक्शन, ताकि ऑपरेशन करते टाइम खून न बहे। फैट्स सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं विटामिन ए, डी, ई और के। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं बी, सी, एच। पानी में घुलनशील विटामिन बी, सी और एच। नाइट ब्लाइंडनेस जीरोपैथेल्मिया रोग किसकी कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन ए की कमी से। नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोपैथेल्मिया रोग विटामिन ए की कमी से होता है। आगे करते हैं। एंटीराइटिक विटामिन किसे कहते हैं? तो इसका नाम है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस बीमारी होती है। रिकेटस बीमारी इन चिल्ड एंड ऑस्टोमलेशिया अडल्ट में। रिकेटस बीमारी बच्चों में होती है और ऑस्टोमलेशिया अडल्ट में होती है। विटामिन D2 को क्या कहते हैं? तो इसका नाम है एर्गो कैल्सीफेरोल। विटामिन D2 कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है सूरज की रोशनी से। नेचुरल विटामिन किसे कहा जाता है? तो विटामिन डी को ही नेचुरल विटामिन के नाम से जाना जाता है। किस विटामिन को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन ई को। विटामिन B1 का दूसरा नाम क्या है? तो विटामिन B1 का दूसरा नाम है थायमिन। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? तो विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता खत्म होने लगती है। विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। आगे करते हैं। विटामिन B1 किसके मेटाबॉलिज्म में कार्य करता है? तो ये करता है कार्बोहाइड्रेट्स। विटामिन B1 की प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है? तो ये होती है अनाज से, दालों से, अंडे और लीवर आदि से। आगे चलते हैं। विटामिन B2 का दूसरा नाम क्या है? तो ये है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो ये होती है क्लोसिस, स्किन एलर्जी तथा होंठ व नाकों का फटना। विटामिन B2 की कमी से स्किन की एलर्जी और होंठ और नाक फटने शुरू हो जाते हैं। विटामिन B3 का दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम है नियासिन और पेंटाथोनिक। विटामिन B3 की कमी से क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है प्लेग्रा। विटामिन B3 की कमी से प्लेग्रा रोग हो जाता है। विटामिन B6 का दूसरा नाम क्या है? तो विटामिन B6 का दूसरा नाम है पाइरिडोक्सिन। विटामिन B6 का क्या कार्य है? तो यह RBC को बनाने में मदद करता है। विटामिन B6 सफ़ेद रक्त कणिकाओं को बनाने में मदद करता है। विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है साइनाकोब्लामिन कोबाल्ट। विटामिन B12 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन B12 की कमी से एनीमिया बीमारी हो जाती है। विटामिन C का दूसरा नाम क्या है? तो विटामिन C का दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C का दूसरा नाम है। विटामिन C कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है खट्टे फलों से। आगे चलते हैं। विटामिन C की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्वाशियोरकर बीमारी किसकी कमी से होती है? तो ये होती है प्रोटीन की कमी से बच्चों में। एनर्जी प्रोडक्टिंग न्यूट्रिशंस किसे कहते हैं? तो ये है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट। एनर्जी प्रोडक्टिंग न्यूट्रिशंस कार्बोहाइड्रेट और फैट को कहा जाता है। बॉडी बिल्डर न्यूट्रिशंस किसे कहते हैं? तो इसका नाम है प्रोटीन। बॉडी बिल्डर न्यूट्रिशन प्रोटीन को कहते हैं। विटामिन डी किन खनिज लवणों के अवशोषण को बढ़ाता है? तो इसका सही आंसर है ये बढ़ाता है कैल्शियम और फास्फोरस को।
आंखों में कौन सी दो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं? तो ये होती है रोड और कॉन। बॉडी बिल्डर न्यूट्रिशन से अंधेरे में रेडोप्सिन को बनाने के लिए कौन कौन से पोषक तत्व आंखों से जुड़ जाते हैं? तो ये जुड़ते हैं विटामिन ए। सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन डी का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है हड्डियों को मजबूत करना। हड्डियों को मजबूत करना विटामिन डी का कार्य है। आगे करते हैं, ग्रोथ विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन ए को ग्रोथ विटामिन कहते हैं। आगे चलते हैं, लाल व पीले फलों व पीली सब्जियों में विटामिन ए प्राप्त करने के लिए कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? तो ये होता है कैरोटीन। कौन सा पिगमेंट आंखों में विटामिन ए और प्रोटीन की मौजूदगी में अंधेरे तथा उजाले के फर्क में मदद करता है? तो ये करता है रेडोप्सिन। आगे करते हैं, विटामिन के रक्त का थक्का जमाने के लिए किस प्रोटीन के उत्पादन में मदद करता है? तो ये करता है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन विटामिन के रक्त का थक्का जमाने के लिए प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन के उत्पादन में मदद करता है। आगे करते हैं, NIN का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। आगे करते हैं, NIN का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। NIN का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। आगे करते हैं, ISO का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ISO का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 1952 में। एगमार्क की फुल फॉर्म क्या है? तो एगमार्क की फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग। आगे करते हैं, ISI मार्क का फुल फॉर्म क्या है? तो ISI की मार्क की फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ISI की फुल फॉर्म है। आगे करते हैं, एगमार्क कब से शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था 1937 से। ISI मार्क की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1947 में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा राम राम।